दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जो परीक्षा लोअर पीसीएस की आयोजित की गई थी अर्थात 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2019 को जो परीक्षा हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसी पेपर का ये सॉल्यूशन वीडियो होगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके आगामी आने वाले जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जितने भी लोअर पीसीएस की परीक्षा आने वाली है 2020-21 में, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका वीडियो होगा। क्योंकि इस वीडियो से आप सभी को ये अनुभव मिलेगा कि आखिर में लोअर पीसीएस में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का स्तर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और कितने नंबर के प्रश्न किस किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा आप सभी के लिए। अगर जितने भी लोग आप यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी करते हैं तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा ये वीडियो। तो दोस्तों मेरे पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 1 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का मेरे पास पेपर है और मेरे पास जो पेपर कोड है वो आप देख पा रहे हैं AH मेरे पास पेपर कोड है। और दोस्तों लोअर पीसीएस का जो पेपर होता है इसमें ये टोटल आपका 300 नंबर का होता है और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का इसमें टाइम रहता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। और इसमें जो 4 पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपका पहला पार्ट होता है सामान्य बुद्धि परीक्षण का और दूसरा आपका होता है सामान्य ज्ञान का जिसमें कि 50 नंबर के प्रश्न आते हैं। तीसरा होता है सामान्य विज्ञान तथा अंक गणित का जो कि 50 नंबर का आता है और चौथा भाग होता है आपका सामान्य हिंदी का जिसमें कि 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 300 नंबर का होता है। और इसमें आपका माइनस मार्किंग भी होता है अर्थात इसमें अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो उसमें से आपका एक जो सही प्रश्न है उसका उत्तर काट लिया जाता है, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग होती है लोअर पीसीएस के एग्जाम में। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोअर पीसीएस 1 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट 2019 का पहला प्रश्न जो आया था, पहला प्रश्न है आपका यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो निम्नलिखित समीकरणों से हमें a का मान ज्ञात करना होगा। पहला दिया हुआ है आपका 2a + b = 22, दूसरा दिया है 3a - 2b = 12। अब निम्नलिखित विकल्प पढ़ें और उनमें से जो भी विकल्प लागू हो उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए है, a का मान ज्ञात करने के लिए केवल समीकरण 1 पर्याप्त है, बी ए का मान ज्ञात करने के लिए केवल समीकरण 2 पर्याप्त है, सी ए का मान ज्ञात करने के लिए न तो अकेला समीकरण 1 पर्याप्त है और न ही अकेला समीकरण 2 पर्याप्त है परंतु दोनों साथ में आवश्यक हैं। ऑप्शन डी है ए का मान किसी भी समीकरण से नहीं ज्ञात किया जा सकता, यहाँ तक कि दोनों समीकरणों से संयुक्त रूप से भी नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी, ए का मान ज्ञात करने के लिए न तो अकेला समीकरण 1 पर्याप्त है और न ही अकेला समीकरण 2 पर्याप्त है परंतु दोनों साथ में आवश्यक हैं। इसलिए आपका पहले नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो भी मैं आंसर आपको बताऊंगा ये आंसर आपका यूपी ट्रिपल एस सी गवर्नमेंट के द्वारा जो संशोधित आंसर की जारी किया गया है उसी आंसर की के द्वारा ही आप लोगों को ये आंसर की बताया जा रहा है। तो जो भी आंसर आपको मिलेगा वो 100% क्लियर और जेन्युइन और ऑथेंटिक आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा लोअर पीसीएस का। दूसरा प्रश्न है आपका एक कूट भाषा में यदि PEASANT को RQYVYHN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में RANCHER को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन A B C D आप देख पा रहे हैं, इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरे नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी यानी कि PHFFLDP जो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका निम्नलिखित तालिका को गौर से पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 4 कंपनियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में की गई यूनिट्स की बिक्री करोड़ में दिखाया गया है। क्रम वर्ष है ABCD आप देख पा रहे हैं। इसमें आपका 2015 में 115.8 करोड़, 2016 में 85.7 करोड़, 2017 में 58.9 करोड़, 2018 में 46.6 करोड़, इसी तरीके से BCD आपका दिखाया गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में किस कंपनी ने अधिकतम संख्या में यूनिट्स की बिक्री की। ऑप्शन A, B, C और D। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी अर्थात 180.6, 111.1 और 21.2 और 33.4 यानी कि
ऑप्शन डी जो है आपका 4 कंपनियों की जो यूनिट है वो करोड़ में जो दी गई, उसमें ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, यदि P धन Q का अर्थ है P माइनस Q का अर्थ है P गुणे Q और P गुणे Q का अर्थ है P धन Q, P भागा Q और P भागा Q का अर्थ है P धन Q, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A, B, C, D आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। अब इन चारों ऑप्शनों में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा इस चौथे नंबर के प्रश्न में, वो आपका ऑप्शन सी अर्थात 25 धन 6 माइनस 45 गुणे 9 धन 23 बराबर 18 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी इसको थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आराम से इसको इजीली हल कर लेंगे। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। समचतुर्भुज, त्रिभुज, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, आयत, समलंब चतुर्भुज। ऑप्शन ए है समचतुर्भुज, बी त्रिभुज, सी समानांतर चतुर्भुज और डी समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों 5वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी त्रिभुज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ज्यामितीय आकृतियों में से जो भिन्न आकृति होगी वो आपका त्रिभुज जो है उसकी जो आकृति होगी वो भिन्न होगी, इसलिए आपका 5वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित नाम समूहों में से असंगत की पहचान कीजिए। अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार। ए सलाद पत्ता, बी कीवी, सी नाशपाती, डी अनार। तो दोस्तों 6वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए सलाद पत्ता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अमरूद, तरबूज, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार ये सब के सब फल में आते हैं, जबकि सलाद पत्ता आपका ये सब्जी के रूप में आता है, इसलिए यही जो है आपका असंगत होगा, डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, इसलिए 6वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो सही नहीं है। दोस्तों आप लोग आरेख देख पा रहे हैं, ये शेर है, ये आपका बकरी है और ये आपका गाना है। तो दोस्तों इस आरेख को देखने के बाद से ऑप्शन ए कुछ शेर बकरियां नहीं हैं, बी कुछ बकरियां शेर हैं, सी शेर गायक नहीं है, डी कुछ बकरियां गा सकती हैं। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए कुछ शेर बकरियां नहीं हैं, ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात यही जो है इसमें सही नहीं है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पासे की दो स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं। यदि संख्या 4 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत 6 है तो संख्या 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत कौन सी संख्या होगी। दोस्तों फलक आप देख पा रहे हैं, एक पासा है और इसमें बताना है कि आपका संख्या 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 5, डी 6। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात 3 वाले जो 3 संख्या है इस 3 संख्या के जस्ट बगल में यानी कि उसके जस्ट विपरीत में जो संख्या होगी वो आपका 5 होगा, इसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी 5 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 8वें नंबर के प्रश्न में। 9वां प्रश्न है, दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। ऑफिस और कॉलेज के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है। ए 10 किलोमीटर, बी 13 किलोमीटर, सी 17 किलोमीटर, डी 18 किलोमीटर। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसको आराम से आप चाहें तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ऐसे बना करके और किस सबसे पहले कहाँ से चल रहा है और किस तरफ पहुँच रहा है डायग्राम बना करके आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी 13 किलोमीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ऑफिस और कॉलेज के मध्य जो न्यूनतम दूरी होगी वो आपकी 13 किलोमीटर होगी हल करने पर। अब दोस्तों 10वां प्रश्न है, यदि निम्नलिखित में से प्रदर्शित पंचभुज को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 3 बार 270 डिग्री घुमाया जाता है, समचतुर्भुज की घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार 45 डिग्री घुमाया जाता है और अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब उपयोग किया जाता है, तो परिणामी आकृति कौन सी होगी। दोस्तों ये आपका चित्र है, इस चित्र को देख लीजिए ध्यान से और इसमें ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया गया है। अब इसमें बताना है कि जो परिणामी आकृति होगी वो किस प्रकार होगी। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी, अर्थात
जो ये आकृति है ऑप्शन सी वाली, यही जो है वो आपका दर्पण में यानी कि शीशे में उसकी आकृति जो होगी वो बिल्कुल सेम सी के जैसे होगी, इसलिए आपका 10वें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन सा निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन है, एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। अब इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है, आपका निष्कर्ष दिया है, पहला है महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, दूसरा सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। अब इसमें ऑप्शन ए दिया है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, बी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और डी है न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 11वें नंबर के प्रश्न में। 12वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध पूर्वधारणा है। कथन है, रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े हैं। ए, छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज के बजाय ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। बी, छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। सी, लोग छुट्टियों में बदलाव चाहते हैं और नई ट्रेन देखना पसंद करते हैं। डी, इंजन चालक छुट्टियों में अधिक घंटे काम करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों 12वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी, छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस कथन के हिसाब से। अब दोस्तों 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को और उसके नीचे दी गई 2 क्रियाविधियों को पढ़ें और चयन करें कि दिए गए कथन के संदर्भ में कौन सी क्रियाविधि अपनाई जानी चाहिए। कथन दिया है, कामकाज की सामान्य अवधि सुबह 10 बजे से साय 6 बजे तक होने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कर्मचारी काम पर देर से आते हैं, जिससे कारखाने में कामकाज प्रभावित होता है। अब इसमें क्रियाविधि में दिया जा रहा है, पहला है आपका कर्मचारियों को चेतावनी दी जाए कि यदि कोई सुधार नहीं होता है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, कार्य की अवधि ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने सुविधाजनक समय पर काम पर आ सके। अब इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 विकल्प दिए गए हैं। केवल क्रियाविधि 1 अपनाई जा सकती है, बी केवल क्रियाविधि 2 अपनाई जा सकती है, सी या तो क्रियाविधि 1 या 2 अपनाई जा सकती है, और डी है न तो क्रियाविधि 1 और न ही क्रियाविधि 2 अपनाई जा सकती है। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए, केवल क्रियाविधि 1 अपनाई जा सकती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दिए गए कथन के अनुसार। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, यदि पहेली संबंधे समाधान तो निबंध संबंधे क्या होगा? चिन्हित करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ सकता है। ए हल, बी लिखवाना, सी अनुवाचन, डी लिखना। तो दोस्तों 14वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी लिखना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहेली अगर समाधान है तो निबंध आपका लिखना हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो 15वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे कि आपका तापमान संबंध है थर्मामीटर से और संबंध है आर्द्रता का संबंध किससे होगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ए स्पेक्ट्रोमीटर, बी सिस्मोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी आस्मोमीटर। तो दोस्तों 15वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी अर्थात हाइग्रोमीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है उसी प्रकार आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, इसलिए आपका 15वें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, एक कूट भाषा में यदि लिटमस को SMIUTL लिखा जाता है तथा इंडिगो को OINGDI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में जैगर को कैसे लिखा जाएगा। ए, बी, सी, डी चारों विकल्प आप लोग देख पा रहे हैं। अब इन चारों विकल्पों में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा 16वें नंबर के प्रश्न में वो आपका ऑप्शन ए अर्थात RGAEJ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों देख लीजिए, लिटमस में आपका लिटमस लिखा हुआ है, इसको SMIUTL लिखा गया है तो इसमें S पहले आ गया है,
और इसके बाद एक अक्षर छोड़कर एम आया है, फिर उसके बाद एक अक्षर छोड़कर आपका आई आया है। तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो आपका RGAEGJ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, एक कूट भाषा में यदि टेबल को VEDNI लिखा जाता है तथा चेयर को EJEOT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बेंच को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ABCD आप देख पा रहे हैं। अब इन चारों विकल्पों में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा 17वें नंबर के प्रश्न में वो आपका ऑप्शन CDIPEJ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 18वां प्रश्न है, यदि P@Q का अर्थ है Q का पति P है और J#L का अर्थ है J का पुत्र L है और $M का अर्थ है कि M का भाई N है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित करता है कि A की माँ B है। तो दोस्तों अब इन चारों विकल्पों में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा ABCD, जो चारों विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में जो आपका सबसे सही विकल्प है हल करने पर क्वेश्चन नंबर 18 में वो आपका ऑप्शन D बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात D@B#C$A जो है A की माँ B होगी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, चिन्हित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हों। अब दोस्तों कथन दिया गया है, पहला सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, दूसरा कुछ बिल्लियां बाघ हैं, तीसरा सभी बाघ शेर हैं, चौथा कोई शेर गधा नहीं है। अब इसमें निष्कर्ष दिया गया है, पहला कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, दूसरा सभी शेर बाघ हैं, तीसरा कुछ गधे बाघ हैं और चौथा कोई बाघ गधा नहीं है। अब दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है 4। A केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, B केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं, C केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं और चौथा केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों 19वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन D, अर्थात केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 जो है वो ही अनुसरण करते हैं, इसलिए आपका कथन के हिसाब से ऑप्शन D बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 19वें नंबर के प्रश्न में। 20वां प्रश्न है, यदि निम्नलिखित अक्षरों को मानक वर्णक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से पहले चौथे, छठे, 9वें और 16वें स्थान वाले अक्षरों से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द निर्मित हो सकता है। अब दोस्तों ये आपका शब्द दिया गया है, अब इनमें बाएं से पहले, चौथे, छठे, 9वें और 16वें स्थान वाले अक्षरों से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द होगा दोस्तों। ऑप्शन A स्टीम, B वेल, C मीन्स, D शेम। तो दोस्तों इसको हल करने पर बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों 20वें नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन B WHALE वेल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको जब बाएँ से लिखेंगे तो। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। अब दोस्तों इसमें आपका दिया गया है श्रृंखला GAS 27, इसी प्रकार IEU 35, MIY 47, OMA 29, इसी प्रकार SOE 39, USI 49 दिया गया है। अब इसमें ऑप्शन ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इन चारों विकल्पों में श्रृंखला के हिसाब से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो दोस्तों 21वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन C, अर्थात YUM 59 जो है YUM 59 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसको हल करने। 21वें प्रश्न में ऑप्शन C आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें आपका दिया गया है 39, 47, 43, 79, 74, 93, 97, 34। तो दोस्तों इसी श्रृंखला के हिसाब से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा इसको हल करेंगे। इसमें ऑप्शन A 94, 37, B 79, 34, C 47, 93, D 39, 47। तो दोस्तों 22वें नंबर के प्रश्न में इसको हल करने पर आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन D 39, 47 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 22वें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन D। 23वां प्रश्न है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को एक दूसरे से बदल दिया जाए, गुणे और भाग को एक दूसरे से बदल दिया जाए तथा अंकों 3 और 7 को भी एक दूसरे से बदल दिया जाए तो नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। 83 × 7 - 79 धन 63 भागा 7 बराबर क्या होगा। A -133, B -350, C 244 और D 511।
तो दोस्तों 23वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हल करने पर आपका -133 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 24वां प्रश्न है, पति पत्नी और उनके पुत्र की आयु का अनुपात 10:9:3 है। पुत्र की आयु की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी जो पर्याप्त भी होगा। ए 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उस समय उसकी मां की आयु की 20% थी। बी 10 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग से 30 अधिक होगा। सी पिता और पुत्र के मध्य आयु का अंतर मां और पुत्र के मध्य आयु के अंतर से अधिक है। डी तीनों की आयु का योग 11 का पूर्ण गुणज है। तो दोस्तों 24वें नंबर के प्रश्न में हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु उस समय उसकी मां की आयु की 20% थी, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 24वें नंबर के प्रश्न में। 25वां प्रश्न है, ए बी सी और डी कोनों वाले आयताकार मैदान का परिमाप 28 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी जो पर्याप्त भी होगा। ए विकर्ण AC की लंबाई उतनी है जितनी कि विकर्ण BD की लंबाई है। बी आयत के विकर्णों का योग आयत के परिमाप से 8 मीटर कम है। सी आयत का परिमाप आयत के क्षेत्रफल से 50% अधिक है। और डी आयत के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री है। तो दोस्तों 25वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी आयत के विकर्णों का योग आयत के परिमाप से 8 मीटर कम है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में। 26वां प्रश्न है, ओडिशा की उस 70 वर्षीय महिला का क्या नाम है जिसे जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए एस थिमक्का, बी कमला पुजारी, सी हरिका द्रोणावल्ली, डी मुक्ताबेन पंकज कुमार दागली। तो दोस्तों 26वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी कमला पुजारी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कमला पुजारी वो उड़ीसा की 70 वर्षीय महिला हैं जिन्होंने जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। 27वां प्रश्न है, सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है। ए कर्नाटक, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। तो दोस्तों 27वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए कर्नाटक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिरसी सुपारी जो है वो आपका कर्नाटक में उगाया जाता है। 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। ए वृंदावन, बी वाराणसी, सी सारनाथ, डी चित्रकूट। तो दोस्तों 28वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए वृंदावन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलता है। 29वां प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। ए बहादुर शाह जफर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेर शाह सूरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों 29वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी शेर शाह सूरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बिहार के सासाराम शहर में शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया प्राचीन मकबरा स्थित है। 30वां प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। ए उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, बी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, सी उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, डी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। तो दोस्तों 30वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी अर्थात उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड जो शहर है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड। 31वां प्रश्न है, कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ए इंटेल, बी एप्पल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी गूगल। तो दोस्तों 31वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के जो टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसी के प्रोडक्ट हैं। 32वां प्रश्न है, टिमोथी डोनाल्ड कुक जिन्हें टीम कुक के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं। ए गूगल, बी ट्विटर, सी अमेजॉन और डी एप्पल। तो दोस्तों 32वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी एप्पल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टिमोथी डोनाल्ड कुक
जिन्हें टिम कुक के नाम से जाना जाता है, वे एप्पल कंपनी के CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। 33वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए, ग्राफिक्स और चित्रों की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, बी, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए, सी, प्रिंटेड टेक्स्ट की स्पष्टता में सुधार करने के लिए और डी, पृष्ठ संख्याओं को डालने की सुविधा प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों 33वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर का उपयोग किया जाता है। इसलिए आपका 33वें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए, पीलीभीत, बी, श्रावस्ती, सी, सीतापुर, डी, महाराजगंज। तो दोस्तों 34वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी, सीतापुर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सीतापुर जो है वो उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, अर्थात नेपाल से सटे जो है वो सीतापुर जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का वो नहीं है। बाकी जो पीलीभीत, श्रावस्ती और महाराजगंज ये नेपाल से सटे हैं। 35वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ए, बस्ती, बी, बुलंदशहर, सी, बांदा और डी, बलिया। तो दोस्तों 35वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी, बलिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बलिया जो जिला है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। 36वां प्रश्न है, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। ए, चंद्रशेखर, बी, लाल कृष्ण आडवाणी, सी, रामविलास पासवान, डी, वीपी सिंह। तो दोस्तों 36वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए, चंद्रशेखर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर जो ऐसे नेता थे जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पैदल चलकर पदयात्रा की थी और इस यात्रा का उनका उद्देश्य था भारतीय जनता के साथ अपने आप के संबंध को नवीनीकृत करना, यानी कि मजबूत करना। 37वां प्रश्न है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। ए, राजीव गांधी, बी, वीपी सिंह, सी, चौधरी चरण सिंह और डी, चंद्रशेखर। तो दोस्तों 37वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी, वीपी सिंह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वीपी सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और उनके इस आदेश के ऊपर भारत में देशव्यापी बहुत ज़्यादा विरोध आंदोलन चालू हो गया था। 30वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ए, फिरोजाबाद, बी, गोरखपुर, सी, वाराणसी, डी, बरेली। तो दोस्तों 38वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए, फिरोजाबाद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर है, ऐसा ज़िला है जहां पर कांच की चूड़ियां सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं और वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर माना जाता है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? ए, उमा भारती, बी, योगी आदित्यनाथ, सी, श्री श्री रविशंकर दास, डी, महंत परमहंस दास। तो दोस्तों 39वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। 40वां प्रश्न है, सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? ए, मथुरा, बी, अयोध्या, सी, झांसी, डी, वाराणसी। तो दोस्तों 40वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी, वाराणसी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह वाराणसी शहर के बहुत ही नज़दीक स्थित है। 41वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ए, मुरादाबाद, बी, लखनऊ, सी, मेरठ, डी, प्रयागराज, इलाहाबाद। तो दोस्तों 41वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी, लखनऊ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लखनऊ ऐसा ज़िला है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ, वहाँ पर चिकनकारी साड़ियाँ जो है बहुत ही सुंदर तरीके से कढ़ाई वाली साड़ियाँ बनाई जाती हैं और उसी कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए लखनऊ शहर जो है वो फेमस भी है।
42वां प्रश्न है, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? ए रविदास, बी सूरदास, सी कालिदास, डी तुलसीदास। तो दोस्तों 42वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी तुलसीदास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तुलसीदास एक ऐसे कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस भी लिखा था। 43वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ए वीरापांड्या कट्टाबोमन, बी राजा चोल, सी मार्तंड वर्मा, डी हैदर अली। तो दोस्तों 43वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत के राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। 44वां प्रश्न है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? ए बेगम हजरत महल, बी बेगम रजिया सुल्तान, सी बेगम जहां आरा और डी बेगम मेहरून निसा। तो दोस्तों 44वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए बेगम हजरत महल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अवध की रियासत से बेगम हजरत महल एक योद्धा थी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था अवध से। 45वां प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्कीक में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का नाम क्या है? ए मुगल नामा, बी बाबर नामा, सी बाबर मुबारक, डी बाबर बिहाया। तो दोस्तों 45वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी बाबर नामा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्कीक में अपनी आत्मकथा जो लिखी थी, इस पुस्तक का नाम बाबर नामा था। 46वां प्रश्न है, 1996 में जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? ए 2 दिन, बी 2 हफ्ते, सी 2 महीने, डी 2 साल। तो दोस्तों 46वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 2 हफ्ते बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की अवधि मात्र 2 सप्ताह थी, क्योंकि उस समय 45 लगभग 45 या 46 पार्टी मान के चलिए कि तकरीबन 45 पार्टियों को मिला करके इतनी बड़ी गठबंधन को बना करके अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन मुश्किल से 2 हफ्ते के बाद ही तुरंत बहुत सारी पार्टियों ने अपना समर्थन खींच लिया और इस वजह से वो प्रधानमंत्री से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों मात्र 2 हफ्ते के लिए वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी। 47वां प्रश्न है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ए अजातशत्रु, बी सारीपुत्र, सी जीवक और डी राहुला। तो दोस्तों 47वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी जीवक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राजा बिंबिसार के दरबार में जीवक एक ऐसे चिकित्सक थे जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी माने जाते थे। 48वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह टैगोर की पहली कविता थी, बी इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, सी इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, डी यह कविता शांति निकेतन में एक स्कूल की प्रार्थना थी। तो दोस्तों 48वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो कविता लिखी गई थी आमार सोनार बांग्ला, यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है वर्तमान समय में। 49वां प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? ए व्लादिमीर लेनिन, बी जोसेफ स्टालिन, सी लियोनिड ब्रेजनेव, डी निकिता खुश्चेव। तो दोस्तों 49वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी जोसेफ स्टालिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का नाम है जोसेफ स्टालिन, जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। 50वां प्रश्न है, वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? ए लंदन, बी पेरिस,
सी रोम, डी ब्रसेल्स। तो दोस्तों 50वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी पेरिस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्साय का जो महल है वो पेरिस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। 51 नंबर पर जो प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित किस देश में स्थित हैं? ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम और डी इटली। तो दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। यूके एक ऐसा देश है जहां पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थित हैं। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ए 10, बी 12, सी 18, डी 25। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी 18 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि भारत में जो टोटल संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल 18 हैं। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। तो दोस्तों 53वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी कर्नाटक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। 54 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अदुकाद झरना मिलेंगे? ए मुन्नार, बी ऊटी, सी कोड़ई कनाल, डी यरकौंड। तो दोस्तों 54वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए मुन्नार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुन्नार जो है वो ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना जो है वो सभी के सभी मुन्नार हिल स्टेशन पर मिल जाएंगे। 55 नंबर पर जो प्रश्न है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए डेनमार्क, बी स्कॉटलैंड, सी फ्रांस, डी इटली। तो दोस्तों 55वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी इटली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वेनिस जो शहर है नहरों और पुलों से युक्त है, यह जो शहर है वह आपका इटली में है। इटली देश में स्थित है वेनिस शहर। 56 नंबर पर जो प्रश्न है, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी ग्रीस, डी इटली। तो दोस्तों 56वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी इटली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह इटली देश में स्थित है। 57 नंबर पर जो प्रश्न है, पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? ए कोझिकोड, बी मदुरई, सी तिरुवनंतपुरम, डी मंगलूर। तो दोस्तों 57वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी, क्योंकि पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि तिरुवनंतपुरम शहर में पड़ता है। 58 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ए डार्विन, बी पर्थ, सी ब्रिस्बेन और डी होबार्ट। तो दोस्तों 58 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी पर्थ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पर्थ जो है वो आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 59 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों 59 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति आपका विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को दिया गया है। 60 नंबर पर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? ए भारत की नागरिकता, बी भारत में भाषाएं, सी भारतीय राज्यों की सीमाएं, डी बच्चों के लिए शिक्षा। तो दोस्तों 60 नंबर पर जो प्रश्न है उनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए भारत की नागरिकता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में जो है भारत की नागरिकता से संबंधित पहलुओं को संबंधित किया गया है। 61 नंबर पर जो प्रश्न है, अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? ए ESL नरसिम्हन, बी सी विद्यासागर राव, सी पलानीसामी सतशिवम, डी आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सी विद्यासागर राव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल
सी विद्यासागर राव थे। 62 नंबर पर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? ए, कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। बी, कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा। सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। और डी, कोई भी व्यक्ति अपनी निजता प्राइवेसी से वंचित नहीं रहेगा। तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। यह जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A यह गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। 63 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? ए, चुनाव। बी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। सी, पंचायतें। डी, एक राज्यपाल की शक्तियाँ। तो दोस्तों 63वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए, चुनाव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव से संबंधित पहलुओं को संबंधित करता है। 64 नंबर पर जो प्रश्न है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? ए, 18%, बी 25%, सी 28% और डी 32%। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी 28% जो है वो मैक्सिमम GST कर उच्चतम प्रतिशत स्लैब लगाया गया है GST में। 65वां प्रश्न है, बेजवाड़ा विल्सन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें 2016 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी सामाजिक गतिविधियां करते हैं? ए, बाल श्रम का उन्मूलन। बी, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन। सी, मैनुअल स्क्वेजिंग हाथ से किया हुआ सफाई कार्य का उन्मूलन। डी, बाल विवाह का उन्मूलन। तो दोस्तों 65 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी, मैनुअल स्क्वेजिंग हाथ से लिखा हुआ सफाई कार्य का उन्मूलन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों इसीलिए उनको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 2016 में सम्मानित भी किया गया था। 66 नंबर पर जो प्रश्न है, ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? ए, फ्रांस। बी, चीन। सी, जापान। डी, रूस। तो दोस्तों 66 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी, रूस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। 67 नंबर पर जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ है? ए, अक्टूबर 2014। बी, अक्टूबर 2015। सी, अक्टूबर 2016। डी, अक्टूबर 2017। तो दोस्तों 67वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए, अक्टूबर 2014 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिसे मन की बात कहा जाता है। यह कार्यक्रम सबसे पहले अक्टूबर 2014 में प्रसारित किया गया था। 68 नंबर पर जो प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा GDP सकल देशी उत्पाद वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक GDP रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? ए, जापान। बी, जर्मनी। सी, चीन। डी, भारत। तो दोस्तों 68 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी, चीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश GDP सकल देशी उत्पाद में नंबर 1 पर आता है और दूसरे नंबर पर आपका सकल देशी उत्पाद यानी कि GDP में दूसरे स्थान पर आपका चाइना आता है अर्थात चीन आता है। 69 नंबर पर जो प्रश्न है, डैश 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 के राष्ट्रपति अब्देल अजीज बूटफ्लिका ने अप्रैल 2019 में जनता के दबाव के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे दिया है? ए, सूडान। बी, लीबिया। सी, चाड। डी, अल्जीरिया। तो दोस्तों 69 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी, अल्जीरिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल अजीज बूटफ्लिका ने अप्रैल 2019 में जनता के दबाव के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे दिया है। 70 नंबर पर जो प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए CEO का नाम क्या है? ए, सुनील गावस्कर। बी, शरद पवार। सी, मनु साहनी। डी, राहुल जौहरी। तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी, मनु साहनी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए CEO मनु साहनी को बनाया गया है। 71 नंबर पर जो प्रश्न है, अशोक लीलैंड के पूर्व CEO और MD का क्या नाम है जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? ए, विनोद के दसारी। बी, धीरज हिंदुजा। सी, राजीव दुबे। डी, GV प्रसाद।
तो दोस्तों 71 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए विनोद के दसारी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अशोक लीलैंड के पूर्व सीईओ और एमडी का नाम विनोद के दसारी है, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में नया कार्यभार संभाला है, विनोद के दसारी ने। 72 नंबर पर जो प्रश्न है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर आने वाली क्रिकेट टीम का क्या नाम है? ए न्यूजीलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इंग्लैंड। तो दोस्तों 72 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए न्यूजीलैंड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर न्यूजीलैंड की टीम थी। 73 नंबर पर प्रश्न है, आईपीएल 2019 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? ए वीरेंद्र सहवाग, बी रविचंद्रन अश्विन, सी श्रेयस अय्यर और डी शिखर धवन। तो दोस्तों 73 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2019 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में चुना गया था। 74 नंबर पर प्रश्न है, 2018 की शुरुआत में किस राज्य में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एनसीआई स्थापित किया गया है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी हरियाणा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2018 की शुरुआत में हरियाणा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एनसीआई स्थापित किया गया है। 75 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी मणिपुर, डी कर्नाटक। तो दोस्तों 75 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी कर्नाटक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में कर्नाटक जो है वो प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य है। अब दोस्तों तीसरा सेक्शन है आपका जनरल साइंस और अर्थमेटिक का, यानी कि सामान्य विज्ञान और अंक गणित का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा तीसरे पार्ट से। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों 76 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि प्रणाली 6x - 2y = 3 kx - y = 2 का एक अद्वितीय यूनिक हल है तो a k is not equal to 3, b k equal to 3, c k is not equal to 4, d k is equal to 4। तो दोस्तों 76 नंबर के प्रश्न को जब हल करेंगे तो इसमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका ये प्रश्न जो है विवादित था, इसलिए इस पर आपका सभी को 1 नंबर कॉमन अंक के रूप में दिया गया है। तो दोस्तों इसको हल करने पर आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा आना चाहिए, लेकिन इसमें विवादित था इसलिए इस पर सभी को 1 अंक कॉमन अंक के रूप में फुल मार्क दिया गया है 76 नंबर के प्रश्न में। 77 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है? ए 1, बी 0, सी 1 या तो 0, डी न तो 1 और न ही 0। तो दोस्तों 77 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी या 1 या तो 0 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 78 नंबर पर जो प्रश्न है, 1500 को 2 गुणनखंडों में कितने संभव तरीकों से विभाजित किया जा सकता है? ए 12, बी 18, सी 36, डी 24। तो दोस्तों 78 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए 12 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1500 को 2 गुणनखंडों में 12 तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। इसको हल करके देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। 79 नंबर पर जो प्रश्न है, 9 वर्ष पहले अमित और अनु की आयु का अनुपात 5:7 था, तो अब से 5 वर्ष बाद निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता है? ए 13:19, बी 11:13, सी 15:16 और डी 21:25। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको हल करेंगे तो 79 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 13:19 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 80 नंबर पर जो प्रश्न है, n भुजाओं वाले एक चक्रीय बहुभुज साइक्लिक पॉलीगन की प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 144 डिग्री है, तो बहुभुज के ज्यामितीय केंद्र पर इसकी प्रत्येक भुजा द्वारा बनाए गए कोण का माप कितना होगा? ए 30 डिग्री, बी 144 डिग्री, सी 54 डिग्री, डी 36 डिग्री। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी 36 डिग्री बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसको हल करने पर, इसलिए आपका ऑप्शन डी 36 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर के प्रश्न में। 81 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो
थीटा किसके बराबर होगा? ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 0 डिग्री। तो दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी 30 डिग्री बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। तो दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 30 डिग्री राइट आंसर होगा। 82 नंबर पर जो प्रश्न है, क्लब ए ने एक सीजन में खेले गए पहले 60 मैचों में से 30% मैच जीते हैं। तो क्लब ए को उस सीजन में 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने चाहिए? ए 15, बी 20, सी 30, डी 25। तो दोस्तों 82वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन ए 15 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि 15 मैच अगर और खेल लेता है तो उसको 44% की सफलता दर हासिल हो जाएगी क्लब ए को। 83 नंबर पर जो प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर से सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया था। इस मिशन का नाम क्या था? ए मिशन पराक्रम, बी मिशन शक्ति, सी मिशन विक्रम, डी मिशन साहस। तो दोस्तों 83 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी मिशन शक्ति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि डीआरडीओ द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर से सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण जो किया गया था इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। 84 नंबर पर जो प्रश्न है, 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है? ए पृथ्वी का अवलोकन, बी पथ प्रदर्शन, सी जलवायु और वातावरण और डी संचार। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी संचार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-31 उपग्रह का जो अनुप्रयोग है वो संचार के रूप में है। 85 नंबर पर जो प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? ए पृथ्वी 3, बी त्रिशूल, सी अग्नि 5, डी बराक 8। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी अग्नि 5 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है आपका अग्नि 5। 86 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? ए वाष्पीकरण, बी ऊर्ध्वपातक, सी हिमीकरण, डी विगलन। तो दोस्तों 86वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए वाष्पीकरण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि वाष्पीकरण जो है वो जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। 87 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से खनिज मिनरल्स की कमी से एनीमिया होता है? ए मैग्नीशियम, बी लोहा, सी जस्ता, डी सीसा। तो दोस्तों 87 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी लोहा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। Fe क्योंकि लोहा जो आपका Fe लोहा है वो लोहा मिनरल्स की कमी से लौह तत्वों की कमी से होता है शरीर में एनीमिया रोग। 88 नंबर पर जो प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ए शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन, बी उत्खनन एक्सकवेशन, सी क्लोरीनीकरण, डी अनाइट्रीकरण। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी क्लोरीनीकरण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका जो होता है वो आपका क्लोरीनीकरण, यानी कि पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जिसकी वजह से पानी शुद्ध हो जाता है। 89 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए महासागर, बी सागर, सी खारा पानी, डी नदी। तो दोस्तों 89 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी नदी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत आपका नदी होता है, इसलिए आपका 89 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? ए मछली का तेल, बी चीनी, सी केला, डी नारियल का तेल। तो दोस्तों 90 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए मछली का तेल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपका मछली का तेल माना जाता है।
91 नंबर पर जो प्रश्न है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? ए गैस, बी निर्वात, सी द्रव, डी धातु। तो दोस्तों 91 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी निर्वात बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। 92 नंबर पर जो प्रश्न है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी वायु ऊर्जा। तो दोस्तों 92 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रासायनिक ऊर्जा जो होता है वह माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में चमकीली लौ में प्रज्वलित होने के कारण जो आपका आग निकलता है वो आपका रासायनिक ऊर्जा के कारण निकलता है। 93 नंबर पर जो प्रश्न है, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? ए कूलम्ब, गॉस, स्टेरेडियम, बी सेल्सियस ग्रेड सेकंड, सी सॉटिलीटर गैलन सीमेंस, डी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो दोस्तों 93 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली में हमेशा जो माप होती है, परिभाषा होता है वो आपका सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में होता है। 94 नंबर पर जो प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? ए अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, बी कानों को नुकसान पहुंचाने वाला तेज संगीत, सी ऐसी ध्वनि सुनना जो सुनने योग्य नहीं है, और डी अवांछित संवेदनाएं जो संदेशों में बाधा डालती हैं। तो दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, वही जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर के रूप में उनको संदर्भित किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर के प्रश्न में। 95 नंबर पर जो प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए यह नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती है, बी यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, सी यह हवा की गति में वृद्धि होने पर घट जाती है, और डी यह तापमान में वृद्धि होने पर घट जाती है। तो दोस्तों 95 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर जो है वो हमेशा वृद्धि होती है। 96 नंबर पर जो प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? ए मैग्नीशियम, बी एल्यूमिनियम, सी कैल्शियम और डी सोडियम। तो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी कैल्शियम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम का ही एक उत्पाद है। 97 नंबर पर जो प्रश्न है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, बी यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, सी यह एक बहुलक नहीं है लेकिन इसमें लोचदार गुण हैं, डी यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, यही जो होता है आपका प्राकृतिक रबर का गुण होता है। इसलिए आपका 97 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? ए वॉशिंग सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी चूना पत्थर, डी टेबल साल्ट यानी कि नमक। तो दोस्तों 98 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी चूना पत्थर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप चूना पत्थर भी होता है। 99 नंबर पर जो प्रश्न है, अवटु थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी पोटेशियम। तो दोस्तों 99 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी अर्थात आयोडीन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आयोडीन की सबसे ज़्यादा सेवन करना जरूरी होता है। 100 नंबर पर जो प्रश्न है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? ए अमीबा, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ और डी कवक। तो दोस्तों 100 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी कवक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में फंजाई कहते हैं।
तो दोस्तों पेनिसिलिन जो है वो आपका कवक से प्राप्त किया जाता है। 101 नंबर पर जो प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी रतौंधी, डी पेलाग्रा। तो दोस्तों 101 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी रतौंधी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। 102 नंबर पर जो प्रश्न है, विटामिन B1 थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी बेरी, सी रतौंधी और डी पेलाग्रा। तो दोस्तों 102 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी बेरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन B1 थायमीन की कमी से शरीर में बेरी नामक रोग होता है। 103 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? ए पेलाग्रा, बी थायराइड, सी एनीमिया, डी केशन। तो दोस्तों 103 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए पेलाग्रा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेलाग्रा जो रोग है वह आपका विटामिन की कमी से जब रोग होता है तो इसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? पेलाग्रा नामक रोग। 104 नंबर पर जो प्रश्न है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? ए वृक्क धमनी, बी बाहरी इलियाक धमनी, सी कक्षीय एक्सिलरी धमनी, डी अंतः प्रकोष्ठिका ऑल्नर धमनी। तो दोस्तों 104 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए वृक्क धमनी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किडनी अर्थात गुर्दे में जो रक्त बहता है वह आपका वृक्क धमनी के माध्यम से होते हुए प्रवेश करता है। 105 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी गुर्दा, डी यकृत। तो दोस्तों 105 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी यकृत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यकृत जो है उसमें पित्त रस का स्राव होता है, यानी कि यकृत जो शरीर में एक ऐसा भाग है जिसमें कि पित्त रस का बहाव होता है। 106 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ए निकट दृष्टिदोष मायोपिया, बी किडनी में पथरी, सी ब्रेन ट्यूमर, डी वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों 106 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता जो होता है वह आपका पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। 107 नंबर पर जो प्रश्न है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी ओजोन। तो दोस्तों 107 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन ये भी जो क्वेश्चन है ये आपका इसमें भी आपका जो है वो विद्रोह हुआ था और ये भी क्वेश्चन जो आपका डाउटफुल था, इसलिए 107 नंबर के प्रश्न में भी सभी विद्यार्थियों को एक अंक कॉमन अंक के रूप में फुल मार्क सभी को दिया गया था। 108 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 × 10⁻6 के बराबर है? ए बी सी डी। आप चारों विकल्प देख पा रहे हैं। इन चारों विकल्पों में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन डी 81,340 जो है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 109 नंबर पर जो प्रश्न है, जब 0.353535 को भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा? ए 35/99, बी 35/100, सी 15/19, डी 1/99। तो दोस्तों 109 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका हल करने पर ऑप्शन ए 35/99 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 110 नंबर पर जो प्रश्न है, 2 का स्क्वायर × 3 का क्यूब × 5 का स्क्वायर × 7, 2 × 3 स्क्वायर × 5 क्यूब × 7 स्क्वायर और 2 क्यूब × 3 × 5 स्क्वायर × 7 क्यूब का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करें। ए 210, बी 420, सी 1005, डी 1050। तो 110 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है हल करने पर वो आपका ऑप्शन डी 1050 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। 111 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित को हल करें। √36/81 -1/9 बराबर क्या होगा हल करने पर?
ए 4/9, बी 5/9, सी 1/9, डी 2/9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 5/9 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हल करने पर आपका 5/9 आएगा। 112 नंबर पर जो प्रश्न है, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात करें। ए 59, बी 63, सी 65, डी 67। तो दोस्तों हल करने पर आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 में हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी 67, 67 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 113 नंबर पर जो प्रश्न है, लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है, इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ए 28, बी 31, सी 33, डी 43। तो दोस्तों 113 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी 33 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 114 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आएगा? 128 भागा 16 गुणे 3 माइनस 7 गुणे 2 बटे प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस 6 गुणे 6 माइनस 3 बराबर 1। तो दोस्तों ए 16, बी 49, सी 60, डी 128। तो दोस्तों 114 नंबर के प्रश्न में इसको हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 49 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपका क्या होगा 49। 115 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है, लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं, फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों ए 40%, बी 50%, सी 58%, डी 60%। तो दोस्तों 115 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन डी 60% आएगा, और यही आपका ऑप्शन डी 60% सबसे सही विकल्प होगा। 116 नंबर पर जो प्रश्न है, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, वे दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए 3 दिन, बी 6 दिन, सी 8 दिन, डी 9 दिन। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। हल करने पर जो सबसे सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 116 में वो आपका ऑप्शन बी 6 दिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 117 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 5 मिनट, डी 6 मिनट। तो दोस्तों 117 नंबर के प्रश्न में जब इसको हल करेंगे तो आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 1 मिनट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 118 नंबर पर जो प्रश्न है, नीचे दी गई गति वाली निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कार सबसे तेज है? ए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 25 मीटर प्रति सेकंड, सी 1500 मीटर प्रति मिनट, डी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 118 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी 100 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 119 नंबर पर जो प्रश्न है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसके वक्र सतही सरफेस का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 2010 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों 119 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन डी 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। 120 नंबर पर जो प्रश्न है, ए और बी 2 पाइप किसी टैंक को 16 घंटे और 48 घंटे क्रमशः में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ए 10 घंटे, बी 12 घंटे, सी 15 घंटे, डी 16 घंटे। तो दोस्तों 120 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन बी 12 घंटे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 121 नंबर पर जो प्रश्न है, वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात 4:5 है, 6 साल बाद विमल की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, वर्तमान में विनय की आयु क्या है? ए 20 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो दोस्तों 121 नंबर के प्रश्न को जब हल करेंगे तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी 25 वर्ष बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 122 नंबर पर जो प्रश्न है, एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी दोपहर के 3 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री पर घूमेगी?
ए 150 डिग्री, बी 155 डिग्री, सी 175 डिग्री, डी 180 डिग्री। तो दोस्तों 122 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी 180 डिग्री बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 123 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को कोई सीधी रेखा D और E पर क्रमशः काटती है और यह BC के समानांतर है तो AE अपान AC बराबर क्या होगा? A AD अपान EC, B AD अपान DB, C AD अपान AB, D DE अपान BC। तो दोस्तों 123 नंबर का जो प्रश्न है ये भी आपका विवादित प्रश्न रहा है और इस पर भी सारे विद्यार्थियों को 1 नंबर कॉमन अंक के रूप में फुल मार्क दिया गया है। सभी विद्यार्थियों को फुल मार्क्स मिला है 123 नंबर के प्रश्न में। 124 नंबर पर जो प्रश्न है, दो रेखीय समीकरणों की एक प्रणाली में दो चर असंगत हैं, यदि उनके ग्राफ A x अक्ष काटें, B y अक्ष काटें, C अनुरूप हों, D किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करें। तो दोस्तों 124 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 125 नंबर पर जो प्रश्न है, थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? A 0, B 1, C 2, B 2.5। तो दोस्तों 125 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी 2.5 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 126 नंबर पर जो प्रश्न है वो आपका हिंदी भाषा का क्वेश्चन अब चालू हो रहा है दोस्तों 126 नंबर से, यानी कि टोटल 25 नंबर आपके हिंदी के पूछे जाएंगे। तो 126 नंबर पर हिंदी का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। तो दोस्तों 126 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है हिंदी साहित्य में, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 127 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए रामचरितमानस, बी गीतावली, सी श्री कृष्ण गीतावली, डी भक्तमाल। तो दोस्तों 127 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी भक्तमाल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्तमाल जो रचना है वो आपका तुलसीदास के द्वारा नहीं रचा गया है। 128 नंबर पर जो प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ए कवि वचन सुधा, बी उदंत मार्तंड, सी हरिश्चंद्र पत्रिका और डी सरस्वती। तो दोस्तों 128 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी उदंत मार्तंड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। 129 नंबर पर जो प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? ए मागधी अपभ्रंश, बी अर्धमागधी अपभ्रंश, सी खस अपभ्रंश, डी शौरसेनी अपभ्रंश। तो दोस्तों 129 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी शौरसेनी अपभ्रंश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। अब दोस्तों 130 से लेकर के 132 तक के जो प्रश्न हैं वो इस गद्यांश से होंगे, तो हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इस गद्यांश में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर भी इसी गद्यांश में से छांट करके आसानी से हल कर लेंगे। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। शीलयुक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। शीलयुक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। शीलयुक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है, इससे आशंका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती हैं। इससे ऐसे सुखद वातावरण का सृजन होता है जिसमें सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती। अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटों बड़ों आदि सभी के लिए शीलयुक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है। शिक्षार्थी में यदि शील का अभाव है तो वह अपने शिक्षक से वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। शीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः ही होने लगती है और साथ ही उनके व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है। इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच, शिक्षक गण और विद्यार्थियों के बीच तथा शासक और शासित के बीच मधुर और प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं और प्रत्येक वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इस गुण के माध्यम से छोटा व्यक्ति बड़ों की सहानुभूति अर्जित कर लेता है। शील कोई दुर्लभ और दैवी गुण नहीं, इस गुण को अर्जित किया जा सकता है। पारिवारिक संस्कार इस गुण को विकसित और विस्तारित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया और गद्यांश के ऊपर आपका पहला प्रश्न है और इस पेपर में टोटल 130 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शील के संबंध में गलत है। ए, शीलयुक्त व्यवहार से सुखद वातावरण का निर्माण होता है। बी, शील एक दैवी गुण है। सी, पारिवारिक संस्कार शील को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डी, शीलयुक्त व्यवहार छोटों बड़ों में समान रूप से आवश्यक है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो गद्यांश में पढ़ा है उस गद्यांश के हिसाब से 130 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी, शील एक दैवी गुण है, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी, शील एक दैवी गुण है, यही गलत होगा। क्यों? क्योंकि शील जो गुण है उसको प्राप्त किया जा सकता है, यह कोई दैवी गुण नहीं होता है। 131 नंबर पर जो प्रश्न है, गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या होगी। ए, शील प्रभु द्वारा दिया जाता है। बी, किसी कार्य के बिगड़ने पर शील प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। सी, जहाँ शील का प्रभुत्व होता है वहाँ कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता। डी, जहाँ कार्य बिगड़ता है वहाँ शील का प्रभुत्व होता है। तो दोस्तों 131 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी, जहाँ शील का प्रभुत्व होता है वहाँ कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा और यह आपका गद्यांश में दिया भी हुआ है। 132 नंबर पर जो प्रश्न है, गद्यांश में कौन सा शब्द दुष्प्रभावित का विलोम है। ए, कुप्रभावित। बी, प्रगाढ़। सी, सुप्रभावित और डी, आशंका। तो दोस्तों 132 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी, सुप्रभावित, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सुप्रभावित आपका गद्यांश में दिया हुआ है और सुप्रभावित का ही विलोम शब्द होता है दुष्प्रभावित। 133 नंबर पर जो प्रश्न है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है। ए, कार्यालय आदेश। बी, अधिसूचना। सी, अनुस्मारक और डी, परिपत्र। तो दोस्तों 133 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी आपका परिपत्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन के एक साथ अनेक लोगों के पास भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहते हैं। 134 नंबर पर जो प्रश्न है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा। ए, शासकीय। बी, अर्धशासकीय। सी, वैयक्तिक और डी, व्यावसायिक। तो दोस्तों 134 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी, वैयक्तिक, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र हमेशा आपका व्यक्तिगत के रूप में आता है, यानी कि वैयक्तिक आएगा। 135 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ए, ल। बी, प। सी, च। डी, ट। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आपका य, र, ल, व होता है। तो दोस्तों इसमें आपका 135 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए, ल, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 136 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। ए, ई। बी, आ। सी, ओ। डी, ए। तो दोस्तों 136 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी, ए, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? यानी इसका उच्चारण, यानी कि ए का जो उच्चारण है वो स्वर और कंठ तालव्य के द्वारा किया जाता है। 137 नंबर पर जो प्रश्न है, पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। ए, गुण। बी, अयाधि। सी, वृद्धि। डी, यौड़। तो दोस्तों 137 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी, अयाधि संधि, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पो धन अन बराबर होता है आपका पवन। 138 नंबर पर प्रश्न है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। ए, अव्ययी भाव। बी, तत्पुरुष। सी, द्विगु। डी, द्वंद्व। तो दोस्तों 138 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए, अव्ययी भाव, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यंग जो है यह आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, यानी कि जिसमें पहला पद आपका अव्यय होता है वो आपका अव्ययी भाव होता है। तो प्रत्यय जो है आपका वो आपका अव्यय है यहाँ पे, इसलिए आपका ऑप्शन ए, अव्ययी भाव हो जाएगा। 139 नंबर पर प्रश्न है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। ए, समुच्चय बोधक। बी, क्रिया विशेषण। सी, संबंध बोधक। डी, विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों 139 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी, संबंध बोधक, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीता सखियों सहित जो है यहाँ पर पुष्प वाटिका गई, इसमें जो रेखांकित सखियों सहित वाक्य है ये आपका संबंध बोधक, यानी कि सखियों के साथ, तो यहाँ पे संबंध, सीता के सखी, तो यहाँ पे संबंध जो है वो स्थापित हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 140 नंबर पर प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा।
ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी प्रविशेषण, डी सार्वनामिक। तो दोस्तों 140 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी प्रविशेषण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? किसी भी चीज़ की जब विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका विशेषण होता है, लेकिन विशेषण की विशेषता जब बताई जाए तो आपका वो प्रविशेषण हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, यानी कि लाल नहीं सिंदूरी लाल है, तो सिंदूरी यहाँ पे आपका प्रविशेषण हो जाएगा। 141 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? ए लाल, बी ललाट, सी लालिमा, डी ललाई। तो दोस्तों 141 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ललाट। यानी कि ललाट मतलब होता है आपका शीश, और शीश का आपका पर्यायवाची शब्द होता है मस्तक। 142 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ए भद्र अभद्र, बी भय साहस, सी मूढ़ ज्ञानी, डी मान्य धान्य। तो दोस्तों 142 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी मान्य धान्य जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो विलोम युग्म है यह बिल्कुल गलत है, अर्थात मान्य का विलोम धान्य नहीं होता है। बाकी भद्र अभद्र भय साहस मूढ़ ज्ञानी ये जो है ये तीनों सही हैं, लेकिन इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म गलत है, तो आपका मान्य धान्य जो है वो आपका गलत हो जाएगा। 143 नंबर पर जो प्रश्न है, गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। ए यान गहरी, बी गहरी यान, सी गिरी निकाली, डी निकाली गिरी। तो दोस्तों 143 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए यान गहरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द युग्म है यान गहरी, वही गाड़ी का सही अर्थ युग्म शब्द होगा। 144 नंबर पर जो प्रश्न है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए इंद्रिय जीत, बी इंद्रिया निग्रह, सी इंद्रियातीत, डी इंद्रधनुष। तो दोस्तों 144 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी इंद्रियातीत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, इसलिए आपका इंद्रियातीत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। 145 नंबर पर जो प्रश्न है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? उस जगह ए करण, बी अधिकरण, सी संप्रदान, डी अपादान। तो दोस्तों 145 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी अधिकरण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस जगह में उस जो है वो आपका अधिकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अधिकरण। 146 नंबर पर जो प्रश्न है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? ए संदिग्ध वर्तमान, बी संभाव्य वर्तमान, सी संदिग्ध भूत, डी संभाव्य भूत। तो दोस्तों 146 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी संभाव्य भूत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखा गया हो जो है ये आपका भूतकाल में आ जाएगा, और वो भी संभावित में आ गया, यानी कि ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि देखा ही गया हो, लेकिन देखा गया हो तो यह आपका संभाव्य भूत के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसलिए आपका 146 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 147 नंबर पर प्रश्न है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, बी उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, सी उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, डी उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। तो दोस्तों 147 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ बिल्कुल सत्य और सही विकल्प हो जाएगा 147 नंबर के प्रश्न में। क्यों? क्योंकि इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में अगर बदलेंगे तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ बिल्कुल सही और सटीक होगा। 148 नंबर पर प्रश्न है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ए वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, बी सुनो सुनो वह गा रही है, सी नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, डी क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो दोस्तों 148 नंबर के प्रश्न में चिन्ह के आधार पर जो आपका गलत शब्द है वो आपका ऑप्शन ए वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, यही जो है आपका वाक्य सही नहीं होगा चिन्ह के दृष्टि से। 149 नंबर पर जो प्रश्न है, एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए एड़िया साफ करना, बी परिश्रम करना, सी बहुत दौड़ धूप करना, डी परेशान करना। तो दोस्तों 149 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी बहुत दौड़ धूप करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि एड़िया रगड़ना का मुहावरे का सही मतलब होता है बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करना।
दोस्तों 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 1 अक्टूबर 2019 की जो परीक्षा द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट में हुई थी, उसमें 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न जो हिंदी भाषा का पूछा गया था और टोटल 150 नंबर पर जो प्रश्न था, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ए, सावन में हरा और भादो में सूखा। बी, न सावन में हरा न भादो में सूखा। सी, असंभव बात। डी, सदा एक सी दशा। तो दोस्तों 150 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी, सदा एक सी दशा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सावन हरे न भादो सूखे का लोकोक्ति का सही अर्थ होता है एक सी दशा, यानी कि एक जैसा समान दशा हो, उसी को कहते हैं सावन हरे न भादो सूखे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी 1 अक्टूबर 2019 को द्वितीय पाली में, और उसमें जो आपका पेपर कोड था AH, उसका पूरा 150 प्रश्नों का लाइव इस वीडियो में मैंने सॉल्यूशन किया है और आपको सबसे सटीक आंसर की बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के आने वाले सभी प्रकार के यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस और पीसीएस की परीक्षा में, सभी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम की परीक्षा में बेहद कारगर साबित होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस वीडियो से लाभ मिल रहा है तो बेशक आप हमारे चैनल ऑल हिट एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है ऑल हिट एग्जाम, अर्थात सभी हिट एग्जाम इस चैनल पर कराए जाते हैं। जितने भी भारत में गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं उन सभी गवर्नमेंटेड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है, वो भी बहुत ही सिंपल और सरल भाषा हिंदी भाषा में। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।